वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। सो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट हमने मेजॉरिटी प्रोग्रामिंग ही करनी है। जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है हम वो मोस्टली कवर कर चुके हैं। सो आई एम प्रीटी मच श्योर कि अब आप लोग इस स्ट्रक्चर को अच्छे से पहचानते होंगे। यू आर फेमिलियर विद हैश, इंक्लूड और प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स और इनका क्या रोल है। आपको हेडर फाइल्स का पता है या आपको लाइब्रेरी फाइल्स का आइडिया है कि ये क्या होती हैं और इनका प्रोग्रामिंग में क्या रोल है। आपको इस पूरे फंक्शन का पता है जिसे हम एक तरह से C++ प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जो कि रिक्वायर्ड है जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे। सो आपको पता है कि ये फंक्शन का नाम है मेन, और आप जब भी प्रोग्राम बनाएंगे आप मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, बट एक फंक्शन मेन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। और इसके साथ साथ आपको ये पता है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, और C++ में कुछ कीवर्ड्स जिनको हम इस्तेमाल कर चुके हैं आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कि इंट एक कीवर्ड है या रिटर्न एक कीवर्ड है। इसके अलावा आपको ये पता है कि अगर आपने आउटपुट दिखानी है तो उसकी स्टेटमेंट आपके पास सी आउट है। सी आउट के बाद आप इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, और अगर आपने स्क्रीन पे एक स्ट्रिंग कांस्टेंट डिस्प्ले करवाना है तो आप डबल कोट इस्तेमाल करके यहाँ पे कोई भी मैसेज जो है वो राइट करके उसको एग्जीक्यूट करके आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको ये पता है कि एंडल एक मैनिपुलेटर है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर लाइन ब्रेक हो जाएगी जहाँ पे भी आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा लास्ट सेशन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का। सो वी नो कि हमारे प्रोग्राम के अंदर एक बेसिक चीज़ जो होनी है वो इनपुट होनी है, और इनपुट को स्टोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। सो हम ये कह भी चुके हैं कि हमारे प्रोग्राम बेसिकली मेमोरी मैनिपुलेटर्स होते हैं। वो मेमोरी में कुछ स्टोर करते हैं और फिर जाके उस वैल्यू को वो बार बार अपडेट करते हैं जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सो मेमोरी को हमने कैसे रिज़र्व करना है उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट वेरिएबल का है, और वेरिएबल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक वेरिएबल का नेम होता है, आप अपने वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने टेम्परेचर स्टोर करना है सेल्सियस के अंदर या फ़ारेनहाइट के अंदर, सो मैं अपने वेरिएबल को सेल्सियस का नाम दे सकता हूँ। और वेरिएबल के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी डाटा टाइप होती है कि आपका ये वेरिएबल किस तरह का डाटा स्टोर कर सकता है। तो हमने कुछ बेसिक डाटा टाइप्स देखी हैं जिसमें हमारे पास लेट से अगर ये वैल्यू डेसिमल में आनी है सो माइट बी आई गो विद फ्लोट और डबल, और अगर ये वैल्यू होल में आ रही है मेरे पास तो मैं यहाँ पे इंटीजर का वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा। सो ये काइंड ऑफ एक वेरिएबल हमारे पास आ चुका है। और अब अगर हमने इस वेरिएबल के अंदर इनपुट करवानी है तो उसके लिए हमारे पास सी इन की स्टेटमेंट है, और सी इन के साथ हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम उस वेरिएबल का नाम मेंशन कर देते हैं जो हमने प्रीवियसली डिक्लेयर किया होता है। सो जब तक आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तक आप उसके अंदर इनपुट नहीं करवा सकते हैं। सो हम इस प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हैं, अब हम इसमें इनपुट करवा सकते हैं। सो जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो हमें एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी रैम के ऊपर, और उस मेमोरी का नाम हमारे लिए सेल्सियस होगा, ऑल्दो के हमारा CPU उस मेमोरी को उसके एड्रेस से आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो स्क्रीन स्टॉप हो जाएगी और वो एक्सपेक्ट करेगी कि यूज़र कीबोर्ड से कुछ इनपुट प्रेस करेगा, और जो भी वो इनपुट प्रेस करेगा या जो भी वो इनपुट प्रोवाइड करेगा वो उस मेमोरी में जाके वो हमारा प्रोग्राम स्टोर कर देगा। देन ये स्टेटमेंट चलेगी तो स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और साथ में एक लाइन ब्रेक आ जाएगी। इसी तरह हमने कुछ और भी डेटा टाइप्स देखी हैं जिसमें हमारे पास एक इंटीजर की डाटा टाइप है। इंटीजर के अलावा हमारे पास इंटीजर के मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, जैसे कि लॉन्ग इंट है। इसी तरह हमारे पास एक डाटा टाइप डबल है। इसी तरह हमारे पास एक डाटा टाइप कैरेक्टर है। इसी तरह हमारे पास एक डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग के नाम से भी है, जिसके अंदर हम अल्फ़ाबेटिकली कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। सो ये सारी बेसिक डाटा टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर्ड की हैं। सो हमने जिस नेचर का डाटा स्टोर करना होगा हमें उसी तरह के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और फिर हम इन वेरिएबल्स के अंदर इनपुट करवा सकते हैं बाय यूजिंग अ सी इन स्टेटमेंट। सो यस, अब हमें दो चीज़ें पता चल गई हैं कि हमारे प्रोग्राम की इनपुट्स कैसे आएगी, उसके लिए हमें वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, हमने उनको डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं,
और अगर हमारे पास एक आउटपुट है तो उसको हमने स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करना है। तो जैसा कि आपके सामने ये तीनों सिनेरियोज़ हैं, आपके सामने वेरिएबल्स हैं, आपके सामने इनपुट है और आपके सामने एक आउटपुट की स्टेटमेंट भी है। अब एक चीज़ रह गई है जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में होती है, और वो होती है प्रोसेसिंग। हमने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बनानी है जिन स्टेटमेंट्स के ज़रिए हम इनपुट्स पे आने वाले डाटा को प्रोसेस करके आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से अगर ये मैंने सेल्सियस में कुछ इनपुट करवाई है और मुझे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है फ़ॉरेनहाइट के अंदर, और एक वैल्यू सेल्सियस में कन्वर्ट करके मैंने फ़ॉरेनहाइट में स्टोर करनी है। या लेट्स से मेरे पास एक सिंपल हम कन्वर्जन का अगर फॉर्मूला बना लें कि मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है किलोमीटर के अंदर और मैंने इसको कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। सो मुझे पता है कि इसके लिए मुझे कोई स्टेटमेंट ऐसी बनानी पड़ेगी जो इस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करे। सो किलोमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे और ये मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर मुझे इस रिज़ल्ट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो मैं सी आउट इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगा। बट लेट्स से मैं चाहता हूँ कि पहले मैं आंसर को कहीं स्टोर करूँ। लेट्स से मेरे पास एक और वेरिएबल है इंट मीटर के नाम से, और मीटर को इक्वल टू कर दिया मैंने जो भी वैल्यू किलोमीटर में आएगी फिर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। सो वैल्यू किलोमीटर में गेट करने के लिए हमें यहाँ पे सी इन किलोमीटर करना पड़ेगा। मैं यहाँ से सेल्सियस हटा रहा हूँ और बाकी सारे वेरिएबल भी हटा रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। सो लेट्स से मेरे पास एक किलोमीटर का वेरिएबल है और एक मेरे पास मीटर का वेरिएबल है, और मेरा टास्क ये है कि मैंने किलोमीटर को मीटर में ट्रांसफॉर्म करना है। सो ये दो वेरिएबल्स मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। सबसे पहले मैंने इनपुट करवानी है, तो मेरी ये इनपुट की स्टेटमेंट आ गई है, और यूज़र को मैसेज प्रॉम्प्ट करने के लिए कि उसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हम यहाँ पे एक मैसेज भी लगा देते हैं, एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर, और उसके बाद ये मैंने लाइन ब्रेक कर दी है। सो जब ये दो स्टेटमेंट्स चलेंगी, पहली स्टेटमेंट यूज़र को मैसेज प्रॉम्प्ट करेगी, एक इंस्ट्रक्शन के तौर पे मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ जो यूज़र को बताए कि उसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एंड देन यूज़र कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली वो एक वैल्यू एंटर करेगा और वैल्यू यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी। सो अब ये इनपुट तो आ गई है। अब इस इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, मैंने एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, और वो स्टेटमेंट है मीटर इज़ इक्वल टू किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, और हम इसको मैथ में एज ए एक्सप्रेशन के तौर पे जानते हैं। सो बेसिकली मैंने एक एक्सप्रेशन डिफाइन की है जो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा, और फिर जो भी मेरा आंसर आ जाएगा मैं उसको दोबारा से डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैसेज वैल्यू ऑफ मीटर, ये मैसेज एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे m इस्तेमाल किया कि जो वैल्यू m में पड़ी हुई है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, और उसके बाद मैंने दोबारा एंडल इस्तेमाल कर लिया। सो ये एक मैसेज मैंने बनाया दोबारा से, इसके अंदर मैंने मल्टीपल चीज़ों को कंबाइन किया है। सो ये मेरा स्ट्रिंग कांस्टेंट है, मेरा मैसेज है जो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये m एक वेरिएबल है। सो जो भी वैल्यू यहाँ पे m होल्ड करेगा वो वैल्यू स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी और फिर यहाँ पे एंडल हो जाएगा। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। होपफुली इसमें कोई एरर नहीं है, यस नहीं है। सो ये देखिए यहाँ पे पहले मुझे मैसेज आ रहा है क्योंकि ये स्टेटमेंट सी आउट की लगी हुई है, और उसके बाद कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, दैट्स मीन के प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कोई वैल्यू एंटर करूँगा। सो ये लेट्स से मैंने यहाँ पे वैल्यू ऑफ किलोमीटर एंटर कर दिया 5.90। सो जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू ऑफ मीटर आ रही है वो 5900 आ रही है। दैट्स मीन के दरमियान में एक एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ है, और इस एक्सप्रेशन ने मुझे एक आंसर कैलकुलेट करके दिया और फिर आंसर को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सारा इसी स्टेटमेंट के ऊपर है जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, यानी इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्सप्रेशन का करते हैं। हमारे प्रोग्राम के अंदर बेसिकली स्टेटमेंट्स आती हैं, बट अगर हम इनपुट और आउटपुट की स्टेटमेंट्स को फ़िलहाल एक्सक्लूड कर दें, या वो वाली स्टेटमेंट्स जिसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर्स किए हैं, सो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हमारी वो स्टेटमेंट्स होंगी जिसके अंदर हम अपने उस डाटा को प्रोसेस कर रहे होंगे जो हमने इनपुट की फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। सो उन स्टेटमेंट्स का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा हमारा वो एक्सप्रेशंस होंगे। सो हम बाय यूजिंग एक्सप्रेशन जो है स्टेटमेंट्स राइट करेंगे, और ये स्टेटमेंट्स क्या कर रही होंगी, हमारी इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर रही होंगी। सो अगर हमने एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट करना है तो एक्सप्रेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास डेफिनेटली हमें एक तो कुछ वेरिएबल्स या वैल्यूज़ चाहिए। जैसे लेट्स से कि अगर मैंने 1 किलोमीटर का वेरिएबल लिया है, 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 1 किलोमीटर का वेरिएब
इस किलोमीटर को जब मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो अगेन मैंने एक वेरिएबल इस्तेमाल किया है, ये एक कांस्टेंट है। 1000 क्या है, एक कांस्टेंट या एक वैल्यू है। मैंने इस किलोमीटर को इस मीटर से 1000 से मल्टीप्लाई किया है और मेरे पास एक अगेन आंसर कैलकुलेट होके आ गया है। सो एक्सप्रेशन को अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम एक्सप्रेशन कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। सो हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे ऑपरेंड्स आते हैं और एक हमारे ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे कि किलोमीटर एक ऑपरेंड है, थाउजेंड्स भी एक ऑपरेंड है, बट ये जो मल्टीप्लाई है ये एक ऑपरेटर है और इसे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। सो एक्सप्रेशन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स हैं। अगर हम ऑपरेंड्स की बात करें तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमें दो तरह के ऑपरेंड्स मिलेंगे। ऑपरेंड्स या तो वेरिएबल्स होंगे या ऑपरेंड्स कोई वैल्यू हो सकती है। जैसे कि अगर आप देखें तो करंटली मेरे एक्सप्रेशन के अंदर जो दो ऑपरेंड्स हैं वो एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट ही होगा, ये दो वेरिएबल्स भी हो सकते थे। जैसे कि सपोज़ किया मैंने अगर दो डिस्टेंस को ऐड करना है, लाइक 1 किलोमीटर, एक डिस्टेंस 1d1 है और एक डिस्टेंस 2d2 है, तो उन दोनों को ऐड करने के लिए मुझे वेरिएबल्स चाहिए होगा। या मैंने दो वैल्यूज़ को अगर ऐड करना है और वो दोनों वेरिएबल्स हैं तो एक्सप्रेशंस के अंदर जो ऑपरेंड्स होंगे वो दोनों वेरिएबल्स हो सकते हैं। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेंड्स होते हैं ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वेरिएबल्स का या वैल्यूज़ का। बाय द वे ये जो वैल्यूज़ और कॉन्स्टेंट्स हैं ये हम सेम चीज़ को कहते हैं, क्योंकि 1000 एक कॉन्स्टेंट भी है और एक वैल्यू भी है। कॉन्स्टेंट इन द सेंस कि 1000 कभी चेंज नहीं होगा, 1000 हमेशा 1000 ही रहेगा। सो लिहाजा हमारे पास जब भी एक्सप्रेशन बनाने जाएंगे तो जो पहली चीज़ आएगी हमारे पास वो ऑपरेंड्स आएंगे, और ऑपरेंड्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ हमारे पास ऑपरेटर्स आएंगे, और ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर होता है और एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। यानी ब्रॉडर कैटेगरी में हम ऑपरेटर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यूनरी ऑपरेटर, जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा ऑपरेटर जो कि एक ऑपरेंड के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा और वो एक्सप्रेशन है -a। सो यस, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें a एक वेरिएबल है और माइनस क्या है, एक ऑपरेटर है। सो यहाँ पे माइनस का ऑपरेटर एक सिंगल ऑपरेंड के साथ आ रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर कहूँगा। सो यूनरी ऑपरेटर की अगर हम C++ में बात करें तो हमारे पास तीन तरह के यूनरी ऑपरेटर हैं। एक प्लस का है, जैसे आप इसको +a लिख दें। नॉर्मली हम प्लस का साइन नहीं लिखते, और अगर किसी सिंगल ऑपरेंड के साथ कोई साइन नहीं है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्लस की फॉर्म में ही होगा। दूसरा, हमने माइनस का इस्तेमाल कर लिया, जैसे -5 इस्तेमाल कर लिया। सो ये एक ऑपरेंड है और उसके साथ एक ऑपरेटर है और वो माइनस का है। तीसरा, हमारे पास एक और भी ऑपरेटर होता है, उसे हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर यूजली मैथ में तो नहीं होता, लेकिन प्रोग्रामिंग में यहाँ पे ये साइज़ ऑफ का ऑपरेटर है, और ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल का साइज़ मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल करना चाहूँ, जैसा कि लेट से मेरे पास एक वेरिएबल है किलोमीटर के नाम से, और मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि किलोमीटर वेरिएबल का साइज़ कितना है, तो मेरे पास जो ऑपरेटर है वो साइज़ ऑफ है। इस साइज़ ऑफ को हम बताएंगे कि आपने किसका साइज़ फाइंड करना है, और अगर मैं इसको सी आउट करूँगा तो होपफुली ये मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा कि किलोमीटर का साइज़ क्या है, साइज़ इन अ सेंस कि इस मेमोरी का साइज़ क्या है। सो हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। सो स्क्रीन के ऊपर आपको 4 लिखा हुआ आ रहा होगा सबसे पहले। सो दैट्स मीन कि ये 4 बाइट का है, क्योंकि मिनिमम यूनिट्स जो प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर हमारा कंज्यूम करता है वो बाइट्स की फॉर्म में करता है। सो चूँकि फ्लोट वेरिएबल जो है वो 4 बाइट का होता है, तो लिहाजा यहाँ पे 4। अगर मैं इस किलोमीटर को चेंज कर दूँ इंच के अंदर तो होपफुली ये जो 4 बाइट है ये 2 बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। सॉरी, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है, उसमें इंटीजर भी 4 बाइट का ही आ रहा है, बट अगर हम डबल इस्तेमाल करेंगे तो ये मेमोरी हमारी
दोबारा कंपाइल रन, तो ये 8 बाइट हो जाएगी। ठीक हो गया। सो मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के ऊपर जो इंटीजर और फ्लोट या डबल का साइज़ है वो डिफरेंट हो सकता है। सो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिहाजा यहाँ पे इंट और फ्लोट दोनों का साइज़ जो है वो 4 बाइट डिस्प्ले कर रहा है। सो यस, हमारे पास एक साइज़ ऑफ ऑपरेटर है, ऑल्दो के हम इसको कोई एक्सप्रेशन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट लेट्स से कि हमने माइंड में रखना कि अगर हमने किसी भी वेरिएबल का साइज़ मालूम करना है तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर के साथ हम उसको मालूम कर सकते हैं। सो ये हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर हो गए, और यूजुअली हम इनको कम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेशन बनाने के लिए। जो मोस्ट ऑफ ऑपरेटर हमारे इस्तेमाल होते हैं वो बाइनरी होते हैं। सो बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जो मिनिमम 2 ऑपरेंड्स के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, जैसे कि a प्लस बी है, तो अब यहाँ पे प्लस एज ए यूनिटरी ऑपरेटर के तौर पे काम नहीं कर रहा, बल्कि एज ए बाइनरी ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है। सो बाइनरी ऑपरेटर को फर्दर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर आते हैं C++ में या प्रोग्रामिंग के अंदर। एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, और इसको हम स्टैरिक से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आपने 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास एक ऑपरेंड 1 होगा और एक ऑपरेंड 2 होगा, आप उसके दरमियान मल्टीप्लाई का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। सेकेंडली हमारे पास एक डिवीजन का ऑप्शन है, और इसे हम कहते हैं इंटीजर डिवीजन। सो ये हमारे पास स्लैश का साइन होता है, एंड यस आप इसके साथ भी 2 ऑपरेंड्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे a डिवाइडेड बाई b, तो ये दोनों को डिवाइड करके आपको आंसर रिटर्न कर देगा। और थर्ड ऑपरेटर जो है वो हमारे पास वो रिमाइंडर का ऑपरेटर है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज के साइन के साथ। रिमाइंडर भी एक तरह की डिवीजन है, लेकिन प्रीवियस डिवीजन और रिमाइंडर डिवीजन में जो डिफरेंस है, रिमाइंडर के अंदर आपको अगर आपका जो 2 वैल्यूज़ अगर आप उनको डिवाइड कर रहे हैं तो आपको कोशेंट नहीं मिलेगा, आपको रिमाइंडर मिलेगा। सो बेसिकली अगर मैं आपको इसके डिफरेंस को एक्सप्लेन करना चाहूँ डिवीजन और रिमाइंडर को, सो लेट्स से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5/2। सो अगर आप 5/2 करेंगे, या आपने किया 5 रिमाइंडर 2, सो इस रिमाइंडर ऑपरेटर को नॉर्मली हम मॉडुलस ऑपरेटर भी कॉल करते हैं। अब इसके लिए रिमाइंडर का वर्ड कम इस्तेमाल किया जाता है, ये मॉडुलस डिवीजन इसको ज़्यादा हम प्रोनाउंस करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये इंटीजर डिवीजन कहलाती है पहले वाली, और ये सेकंड वाली हमारे पास मॉडुलस डिवीजन कहलाती है। सो लेट्स से अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन का आंसर देखें तो इसका आंसर आपके पास आएगा, जो भी चीज़ आपके पास कोशेंट में आएगी। लेट्स से अगर आप 5 को 2 पे डिवाइड करें, सो ये बेसिक मैथ में एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबको आती होगी। सो ये 2 ज़ा 4, फ़िलहाल मैं इसको पूरा डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ रिमाइंडर में 1 आ गया। सो इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसका आंसर मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो प्रोग्रामिंग के अंदर सम टाइम हम इंटरेस्टेड होते हैं कि अगर हम 2 वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर में क्या पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास मॉडुलस का ऑपरेटर मौजूद है, और हम इसको इस्तेमाल करके अपनी स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। अगर हम कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास। इसी तरह हमारे पास एडिटिव में 2 ऑपरेटर्स आ जाते हैं, एक एडिशन का और एक सब्ट्रैक्शन का। आपको पता है ये प्लस और माइनस है, और ये कैसे काम करते हैं आप सारे इससे फेमिलियर हैं। लास्टली हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स में असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाता है, और असाइनमेंट की हमारे पास 2 कैटेगरी हैं, एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है और एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट ऑपरेटर का काम यहाँ पे 2 वैल्यूज़ की इक्वालिटी को चेक नहीं करना होता। जैसे लेट्स से अगर आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a = b, सो लेट्स से अगर आप किसी मैथमेटिशियन से पूछें कि a = b है तो इससे क्या मुराद है, तो वो आपको ये बताएगा कि ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है कि a और b की वैल्यू जो है वो बराबर है, या लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर है। बट प्रोग्रामिंग के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरह से परसीव नहीं करते हैं। हम असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इस तरह से लेते हैं कि ये वैल्यू असाइन कर रहा है, या वैल्यू टूवर्ड राइट साइड से लेफ़्ट साइड में जाके स्टोर्ड हो रही है। सो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि b कोई वेरिएबल है और इसमें पहले से कोई वैल्यू मौजूद है। लेट्स से b में एक वैल्यू पड़ी हुई है, वो वैल्यू 10, 20, 30 कुछ भी हो सकती है। सो जब हमने इस्तेमाल किया a = b, तो a एक और मेमोरी है, और उस मेमोरी में जाके हमारे पास स्टोर हो चुका है 10। सो असाइनमेंट का मतलब ये है कि हम टूवर्ड राइट साइड से वैल्यू जो है वो टूवर्ड लेफ़्ट साइड में स्टोर कर रहे हैं, यानी b से वैल्यू जाके a में स्टोर हो रही है।
इसी तरह एक एक्सप्रेशन ऐसे भी हो सकता है विच माइट बी लुक लाइक ए इज इक्वल टू बी प्लस 7। सो इसका मतलब ये है कि ये पहले इस एक्सप्रेशन को कंप्यूट किया जाएगा और फिर जो भी इसका आंसर आएगा वो ए में जाके स्टोर किया जाएगा। लेट्स से बी में अगेन अगर 10 पड़ा हुआ है तो अब ए में 10 जाके स्टोर नहीं होगा। सो 10 में पहले प्लस 7 ऐड किया जाएगा और फिर उसमें जाके ए की वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी। सो ये हमारे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। इसी तरह हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कॉम्बिनेशन होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का और मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव ऑपरेटर का। हम इसकी एग्जांपल IDE में जाके देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं डायरेक्टली। सो लेट्स से ये मेरे पास IDE है और इसमें हम एक्सप्रेशंस के लिए दो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। एक ऑपरेंड 1 है, मैं इसको ऑपरेंड 1 का नाम दे रहा हूँ, और एक मेरे पास ऑपरेंड 2 है। सो लेट्स से ऑपरेंड 1 में हम कुछ से कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ऑपरेंड 1 में मैंने 10 स्टोर कर दिया। सो अगर मैंने सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करना है तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, सिंपल इक्वल, और मैंने इस इक्वल टू अगर कर दिया ऑपरेंड 1 के, सो इट मेक सेंस कि ऑपरेंड 2 की जो वैल्यू है वो भी 10 हो गई है। सो ये सिंपल ऑपरेटर है, बट हम इसको एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, या आप यूँ कह लें जो आपके पास एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर हैं वो ऑपरेटर आ जाते हैं, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर एक साथ आ जाता है। यानी आप दो काम कर रहे हैं, आप कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं और आप साथ साथ असाइनमेंट भी कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑपरेटर है विच इज़, मैंने इस प्लस को चेंज कर दिया प्लस इक्वल के साथ। सो अब ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, अब ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। बट हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमने किया क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें दो काम होंगे, वैल्यू असाइन भी होगी और प्लस का ऑपरेशन भी परफॉर्म होगा। सो वैल्यू असाइन कब होगी और प्लस का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ये ऑपरेशन कुछ इस तरह से परफॉर्म होगा। सबसे पहले op1 की वैल्यू में ऐड किया जाएगा op2 की वैल्यू अगर कोई प्रीवियसली है तो, और फिर जो भी नई वैल्यू कैलकुलेट होगी वो जाके स्टोर हो जाएगी op2 के अंदर। यानी जो वैल्यू स्टोर होगी वो ऑलवेज टूवर्ड लेफ़्ट साइड ही होगी, जो असाइनमेंट के लेफ़्ट साइड पे होगा वैल्यू उसी में जाके एट द एंड स्टोर होनी है, उसी में जाके अपडेट होनी है। अलबत्ता होगा क्या, पहले इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया जाएगा, बट लेट्स से अभी ऊपर कोई वैल्यू डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट्स से op2 की वैल्यू 5 है। सो अब आप गैस करें कि जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा तो op1 और op2 में क्या पड़ा होगा। सो op1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो राइट साइड पे है। op2 में वैल्यू स्टोर होगी, क्या वैल्यू स्टोर होगी, क्या op2 में 10 स्टोर होगा या 15 स्टोर होगा। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपल इक्वल इस्तेमाल करूँ तो op2 की वैल्यू में 10 स्टोर होगा, बट अगर मैं यहाँ पे प्लस की वैल्यू इस्तेमाल कर लूँ तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। अब होगा क्या, पहले op2 और op1 को ऐड किया जाएगा और फिर जो भी रिजल्टेंट वैल्यू है वो जाके op2 में स्टोर कर दी जाएगी। अगर हम इसको यहाँ पे देखना चाहें तो मैं यहाँ पे आउटपुट स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ op2 के साथ। बाकी सब हम ख़त्म कर देते हैं, प्रोग्राम को अगेन कंपाइल एंड रन करते हैं। सो यस देखिए आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 15 आ रहा है। सो दैट मीन पहले दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया गया है और फिर जो वैल्यू चेंज की गई है वो op2 की चेंज की गई है। इसी तरह यहाँ पे माइनस भी इस्तेमाल हो सकता है, इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल हो सकती है, यहाँ पे डिवाइड भी इस्तेमाल हो सकता है। सो यहाँ पे आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करके इसको एक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे कि हमने प्रीवियस ऑपरेटर देखे हैं और अगर हम उनको दोबारा जाके देखना चाहें कि वो कैसे काम करते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट्स से मेरे पास op1 की वैल्यू 5 है और op2 की वैल्यू जो है वो 2 है।
सो अगर हम सारे एक्सप्रेशंस को एक साथ लिख के ट्राई करें कि ये प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे काम करते हैं, सो हम एक्सप्रेशन डायरेक्टली सी आउट स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। सो पहला एक्सप्रेशन हमारे पास जो आता है वो लेट से मल्टीप्लाई का आता है। सो मल्टीप्लाई बाय ऑप चू किया मैंने। सो इस तरह से हम दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सिंपल डिवीज़न है, फिर हमारे पास रिमाइंडर डिवीज़न आ जाती है, फिर प्लस का ऑपरेटर है और फिर हमारे पास ये माइनस का ऑपरेटर है। सो अगर हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है। सो पहला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई का था तो 5 क्रॉस 2 आंसर 10 आ गया। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास जो था वो दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास इंटीजर डिवीज़न का था, तो आंसर हमारे पास देखें जो चीज़ हमारे पास क्वोशंट में आ रही है वो आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है। थर्ड मॉडुलस का था तो रिमाइंडर आ रहा है। देन हमारे पास प्लस का था तो 7 आ रहा है, फिर माइनस का था तो हमारे पास 3 आ रहा है। सो इस तरह हम इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और मैथमेटिकली हमारे पास सिर्फ यही ऑपरेटर्स मौजूद हैं। अब लेट से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपने पावर कैलकुलेट करनी है, यानी दो वैल्यूज़ हैं, आपने ए की पावर ए रेज़ टू पावर बी कैलकुलेट करनी है। सो कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है, आपने इन्हीं ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके आपने अपनी एक्सप्रेशंस को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है कि आपके पास आंसर कैलकुलेट हो के आ जाए। ये अगर आपको कहा जाए कि आपने 3 वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड करनी है, सो यस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इन एक्सप्रेशन के अलावा कि आप एवरेज फाइंड कर सकें, तो आपको खुद एक्सप्रेशन बनाना है। लेट्स से अगर 3 वैल्यूज़ हैं ए बी एंड सी और आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो आप एक इस तरह का एक्सप्रेशन बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी, और फिर इसका जो भी आंसर आएगा आप उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगी। सो ये टोटल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आपके पास जिनको आपने इस्तेमाल करना है और इनको इस्तेमाल करके आपने अपनी स्टेटमेंट्स को बनाना है। एक पॉइंट जो आपने बहुत केयरफुली देखना है, और वो जब भी आप एक कंपाउंड एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक ऐसा एक्सप्रेशन आप बना रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेंड एक साथ आ रहे हैं। सो लेट्स से कि अगर आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं और आपने एक एक्सप्रेशन बनाया है कुछ इस तरह से, इंट ऑफ सी इज़ इक्वल टू, बल्कि वेरिएबल का नाम मैं सिंपल कर देता हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल ए है और एक वेरिएबल मेरे पास बी है, और मैं एक एक्सप्रेशन बना रहा हूँ कुछ इस तरह से, ए इज़ इक्वल टू 2 है और b इज़ इक्वल टू मेरे पास 4 है। सो लेट्स से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है विच इज़ a प्लस b एंड डिवाइडेड बाय 2। सो लेट्स से मैं इन दोनों की एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने ये एक्सप्रेशन बनाया है। सो यस, अगर आपको बेसिक मैथ का आइडिया है तो आपको पता है कि ये एक्सप्रेशन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है एवरेज कंप्यूट करने के लिए, बिकॉज होगा क्या, पहले b को 2 से डिवाइड किया जाएगा और फिर जो आंसर आएगा उसको a में ऐड किया जाएगा। इसे नॉर्मली हम कहते हैं मैथ के अंदर हायरार्की ऑफ ऑपरेटर या प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर भी कहा जाता है, कि कुछ ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली दूसरे ऑपरेटर्स के ऊपर, और अगर आप उनकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंस को ब्रेक करके अपनी प्रेसिडेंस को इन्फोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ब्रैकेट्स मौजूद होती हैं। अनफॉर्चुनेटली आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी ब्रैकेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये चाहता हूँ कि पहले a प्लस बी हो और फिर डिवाइडेड बाई 2 हो, तो मेरे पास ये पैरेंथेसिस अवेलेबल है जिससे मैं इसकी डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंस को ब्रेक करके अपनी प्रेसिडेंस को इम्पोज कर सकता हूँ। अब ये राइट एक्सप्रेशन हो गया मेरे पास। अब इसमें पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा और फिर डिवाइड वाले ऑपरेशन को बाद में परफॉर्म किया जाएगा। सो ये आपने लाजमी ख्याल करना है कि आप जो भी एक्सप्रेशन बना रहे हैं, अगर आपका प्रोग्राम के अंदर एक कंपाउंड एक्सप्रेशन आ गया है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कोई हायरार्की नहीं मिलेगी, आपको उसकी हायरार्की इम्पोज करनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट हायरार्की वही है जो मैथ की है, जिसमें आपके पास डिवीजन की प्रायोरिटी हाई होती है, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे आ गए हैं, जैसे कि लेट्स से कि मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया
ए प्लस बी प्लस 2। सो दो ऑपरेटर्स आ गए हैं, बट दोनों की जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल सेम है, दोनों प्लस के ऑपरेटर हैं। सो अब हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, पहले ए प्लस बी कैलकुलेट करेगा या पहले बी प्लस 2 कैलकुलेट करेगा। वैसे तो मैटर नहीं करता कि आप पहले जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर ले, आंसर सेम ही आएगा, बट फिर भी आपको रूल पता होना चाहिए। अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें मल्टीपल आपने ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं और उन सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस बिल्कुल सेम है, तो फिर रूल अप्लाई होता है एसोसिएटिविटी का, और एसोसिएटिविटी ये कहती है कि फिर आप एक्सप्रेशन को लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी पहले ए प्लस बी कैलकुलेट होगा, फिर जो भी उसका आंसर आएगा आप उसमें 2 ऐड करेंगे। सो ये दो चीज़ें हैं। अगर आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर हैं तो फिर आपने यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि फिर आपके पास प्रेसिडेंस है, और अगर आपके एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपने अपनी प्रेसिडेंस को इम्पोज करना है तो आप पैरेंथेसिस को इस्तेमाल करेंगे। और अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स है और वो उन सब की प्रेसिडेंस बिल्कुल सेम है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट वो एसोसिएटिव लॉ में जाएगा और आपका जो एक्सप्रेशन है वो लेफ़्ट टू राइट में कंप्यूट हो रहा होगा। इस चैप्टर में चीज़ों को उसी ऑर्डर से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि देखें, ये बताया गया कि आप पैरेंथेसिस को यूज़ करके आप एक्सप्रेशन में प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। लाइक x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो पहले प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और फिर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसको फिर बाकायदा एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि पैरेंथेसिस के बगैर वैल्यू क्या आ रही है, अगर आप पैरेंथेसिस लगा देंगे तो वैल्यू में क्या चेंज आ जाएगा। तो अगर आप पैरेंथेसिस लगाएंगे तो आंसर 35 है, पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो आंसर 19 हैं। सो जब हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स लिखनी है और हमने करेक्ट हायरार्की को इम्पोज करना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें हमने इनपुट को एक एक्यूरेट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करना है। लेट्स से अगर आपको कहा जाता है कि आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करवा के एवरेज फाइंड करनी है, तो आप इसको कंप्यूटर के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि आपने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करके डिवाइड यूज़ कर लिया है। सो कंप्यूटर को आप जो स्टेटमेंट बना के देंगे वो उनको बाय लॉ ही सॉल्व करेगा और वो ये नहीं समझ पाएगा कि आप एवरेज कंप्यूट करना चाहते हैं। सो यहाँ तक हमारा ये जो एक्सप्रेशन और ऑपरेटर्स, जो बेसिक मैथ ऑपरेटर्स थे, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा था कि हम इस कोर्स के अंदर या C++ को हम ज़्यादातर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स ऐसे ही होते हैं जिसमें आपके पास इनपुट आती है और आपने उसको प्रोसेस करने के लिए कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक्सप्रेशन आते हैं और उनमें कौन कौन से ऑपरेटर मौजूद हैं, आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या रोल है, सो लेफ़्ट ऑपरेंड्स में क्या जाके स्टोर होगा और राइट ऑपरेंड्स कैसे काम करेंगे अगर आप असाइनमेंट का ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये सारी बहुत ही डिटेल्स में बुक में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है थ्रू एग्जांपल। आप इसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे अपनी तरफ से, किसी चीज़ को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको, आप जस्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट लेते जाएं कि आपने इन ऑपरेटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसे हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। सो टाइप कन्वर्जन में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ किया मेरे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है और वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, इंच ऑफ c इज़ इक्वल टू 30 प्लस 20 30.20 प्लस 10.60। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें या इस पूरी स्टेटमेंट को देखें, जो स्टेटमेंट नंबर 8 है मेरी, सो इस स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या किया है, वेरिएबल इन टाइप का डिक्लेयर किया है। दैट मीन कि ये इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा बगैर डेसिमल की, बट मेरा जो एक्सप्रेशन है वो सारा डेसिमल के साथ है। दैट मीन के 30.20 प्लस 10.60 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 50.80 आएगा। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या इस स्टेटमेंट की वजह से मेरे प्रोग्राम में कोई एरर आएगा या मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगी? अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो आप शायद ये सोचें कि इस स्टेटमेंट में एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने जो मेमोरी डिक्लेयर की है उसकी कैपेसिटी कम है और आप उसमें डाटा जो स्टोर करने जा रहे हैं वो डाटा ज़्यादा है, या आप इसको ऐसे परसीव कर लें कि आपका जो डाटा है वो मिसमैच है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। सो मेमोरी इंटीजर टाइप की है, आप उसमें स्टोर एक फ्लोट टाइप की वैल्यू करना चाह रहे हैं।
बट अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो इसमें कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि मेरा प्रोग्राम इस स्टेटमेंट को इंटेलिजेंटली खुद हैंडल करेगा। और वो कैसे हैंडल करेगा? डेफिनेटली सी के अंदर कभी भी फ्लोट वाली वैल्यू स्टोर वो नहीं कर सकेगा, ना ही ये वो कर पाएगा। अलबत्ता वो एक और चीज़ कर देगा कि वो इसको टाइप कास्ट कर देगा। टाइप कास्ट में क्या करेगा? वो इसका जो भी आंसर बनेगा वो उसकी डाटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि लेट्स से मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इस स्टेटमेंट का आंसर जो आएगा वो आपके पास 50.80 आएगा। होपफुली इसका आंसर यही आएगा जब ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा। सो 50.80 को अगर आप इक्वल टू करेंगे सी के, और सी आपके पास एक इंटीजर टाइप की मेमोरी है और ये इस वैल्यू को होल्ड नहीं कर सकती है, बट डेफिनेटली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगी। बट होगा क्या? 50.80 कन्वर्ट हो जाएगा ओनली 50 के अंदर। सो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाएगा, और इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। यानी हमारी फ्लोट वैल्यू जो है वो एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है, और जो सी में वैल्यू जाके स्टोर हुई है वो इंटीजर टाइप की स्टोर हुई है। सो इसी तरह हम टाइप कास्टिंग खुद से भी कर सकते हैं, और टाइप कास्टिंग इम्प्लिसिटली भी होती है। यूजुअली टाइप कास्टिंग की हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, जैसे कि यहाँ पे हो रही है। इम्प्लिसिट का मतलब ये होता है कोई चीज़ जो खुद कार तरीके से हो रही है, आप नहीं कर रहे, बट वो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेटमेंट्स को हैंडल कर रहा है। आपका जो IDE है या आपकी जो लैंग्वेज है वो खुद अगर हैंडल कर रही है उस टाइप कास्टिंग की, तो वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है। बट अगर आप खुद से इम्पोज कर दें, जैसे कि अगर मैं इसको खुद से भी इम्पोज करना चाहता हूँ तो मैं इसको खुद से भी इम्पोज कर देता, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये प्रिविलेज होती है कि हम एक डेटा टाइप को बस ज़रूरत वक्त हम उसको किसी दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम डेटा टाइप कास्टिंग भी कहते हैं और टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। सो ये देखें, यहाँ पे आपको बताया गया कि आपके पास दो तरह की टाइप कन्वर्जन हो सकती है। सबसे पहले आपके पास इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है, जिसमें अगर दो मिसमैच आपकी डेटा टाइप आ गई हैं बट आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाती है और वो खुद से उसको हैंडल कर लेती है, एक डेटा टाइप दूसरी डेटा टाइप में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि एक्चुअली में अगर आप इंट, डबल या फ्लोट को देखें तो ये तीनों नंबर्स की डेटा टाइप्स हैं। सो इनमें बाय डिफ़ॉल्ट ये कैपेसिटी है कि ये एक दूसरे की वैल्यू को स्टोर कर लेती हैं, लेकिन ये उसको टाइप कास्ट करके स्टोर करेंगी। इसी तरह अगर मैं एक फ़्लोट वैल्यू, जैसे कि मैं अगर एक फ़्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करूं टेस्ट के नाम से और उसके अंदर मैं वैल्यू 60 स्टोर करूं, तो वैल्यू तो इंटीजर फॉर्म में है, वैल्यू तो एक नंबर भी है, लेकिन आगे पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो क्या टेस्ट में 60 नहीं स्टोर हो पाएगा? लॉजिकली देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि नहीं स्टोर होना चाहिए, बट ये इसको हैंडल कर लेगा क्योंकि वो समझ रहा है कि आप एक नंबर ही स्टोर करना चाहते हैं। वो क्या करेगा? वो खुद से 60 को 60.0 में कन्वर्ट कर देगा। सो यानी इंटीजर को उसने खुद ब खुद किस में टाइप कास्ट कर दिया? उसने फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया। अच्छा, ये नंबर्स के दरमियान तो टाइप कास्टिंग हो जाती है, लेकिन करेक्टर्स के दरमियान आप ऐसे टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते। लाइक एक करेक्टर को अगर आप 30 के इक्वल स्टोर कर देंगे, यानी आपने करेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया CH और इक्वल टू 30 कर दिया, इट डजेंट मेक एनी सेंस। करेक्टर में एक करेक्टर आता है और वो आपको सिंगल कोट में देना होता है, तो अब इस किस्म की टाइप कास्टिंग खुद ब खुद नहीं हो सकती है, ये स्टेटमेंट एरर ही की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नंबर्स में टाइप कास्टिंग हो जाती है, वो खुद ब खुद कर लेता है, लेकिन बाकी टाइप कास्टिंग अगर आपने करनी है तो आपको फोर्सफुली करवानी पड़ती है, और उसे हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। सो ये देखें, ये एग्जांपल दी गई है, जैसे कि x2 है, ये 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स दिखाई गई हैं। शॉर्ट भी काइंड ऑफ इंट का एक वेरिएंट होता है, और यूजुअली अगर आपने टाइप कास्टिंग करनी है, खुद से करनी है, अगर आपने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी है तो उसका मेथड मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा, बट इस एग्जांपल में बताया गया कि आप किस तरह से टाइप कन्वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, यानी अगर आप खुद से टाइप कास्टिंग करना चाहते हैं तो ये इसका मेथड है। आपने स्टैटिक कास्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने जिस टाइप में कन्वर्जन करनी है वो टाइप बताएंगे आप, और फिर आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसको आपने कन्वर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नीचे एग्जांपल दी गई है, ये x + y है, ये डेफिनेटली इंटीजर में आएगा, यानी लेट्स नहीं सॉरी, इसका आंसर फ्लोट में आएगा क्योंकि आपके पास x जो है वो डबल में है और y जो है वो इंटीजर में है। सो 23.56 + 30 करेंगे तो आंसर फ्लोट में आएगा या डबल में आएगा, आप कह सकते हैं डेसिमल में आएगा।
अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं आंसर आपको इंटीजर में चाहिए तो आप स्टैटिक कास्ट का कीवर्ड यूज़ करें, फिर एंगल ब्रैकेट्स और फिर जिसमें आपने कास्ट करना है, बल्कि मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यूज़ फ्लोट में हैं। सो फ्लोट ए जो है वो 20.30 है और फ्लोट बी जो है वो 40.20 है। सो लेट्स से अगर मैं इसका आंसर स्क्रीन पे डिस्प्ले करूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों फ्लोट में हैं और अगर आप इनको a प्लस बी करेंगे तो इसका आंसर भी फ्लोट में ही आएगा। बट लेट्स से मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे आंसर जो चाहिए वो इंटीजर में चाहिए और फ्लोट के बाद वाली वैल्यू इग्नोर हो जाए। सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सी आउट। अब मैं फोर्सफुली खुद टाइप कास्ट करवा रहा हूँ। सो आपने जो कीवर्ड इस्तेमाल करना है सबसे पहले वो स्टैटिक कास्ट, फिर एंगल ब्रैकेट्स, फिर आपने जिसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो लेट्स से मैंने इसको इंट में कन्वर्ट करना है और इंट में कन्वर्ट करने के बाद आपने बताना है कि क्या चीज़ है जो आपने कन्वर्ट करनी है a प्लस बी। ठीक हो गया। सो ये आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। ऑल्दो कि इसका एक और हल भी था। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इंट ऑफ c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दूँ तो क्या होगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो जाएगी। सो चूँकि c इंटीजर में है, a और b फ्लोट में है, तो बाय डिफ़ॉल्ट c में जो आंसर आएगा वो 60 आ जाएगा। इवन दो कि अगर मैं दोबारा से इस स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करके देखूँ तो आप देखेंगे कि सेकंड आउटपुट और थर्ड आउटपुट मैं इसको इम्प्लिसिट टाइप कास्ट का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली c की वैल्यू डिस्प्ले कर देता हूँ। लाइन ब्रेक के लिए यहाँ पे एंडल हमने इस्तेमाल किया, कंपाइल किया, सॉरी एक्सप्रेशन को हम अब पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ऑलराइट, कंपाइल किया, रन किया, देखें। सो विदाउट टाइप कास्टिंग मेरे पास आंसर 60.50 या 5 आ रहा है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में भी 60 आ रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में भी 60 आंसर आ रहा है। सो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप खुद भी टाइप कास्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वेरिएबल्स को इस तरह से बना लेंगे कि वो खुद ब खुद उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्ट भी कर देगा। सो ये ऑर्डर ऑफ एवैल्यूएशन है, ये इसकी बात भी हम कर चुके हैं कि जैसे अगर ये एक कंपाउंड किस्म का एक्सप्रेशन है जिसमें प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस आ रहा है। सो अब आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ये पहले 3 + 4 7 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 14/22। नो, ऐसे नहीं होगा। पहले 7/22 होगा, इसका जो आंसर निकलेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर उसको 3 में ऐड किया जाएगा और फाइनली आप उसको -8 कर देंगे। सो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है जिसको हम अप्लाई करते हैं जब भी कंपाउंड एक्सप्रेशन हमारे पास आता है। सो ये उसके बारे में आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इसको ऑलरेडी जानते हैं तो आपको इसके ऊपर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अगर आपका मैथ का बैकग्राउंड है और आपको पता है कि एक्सप्रेशंस लिखते हुए आपने प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स का ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को आपने कैसे केयरफुली इस्तेमाल करना है, तो आप इस वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। अगर आप मैथ का बैकग्राउंड नहीं है और आप ये इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो फिर आप इसको लाजमी एक दफ़ा जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। सो ये सारा आपको बताया गया कि सारा आपका एक्सप्रेशन जो है वो किस तरह से बनेगा। ये देखें, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी दिया गया और ये भी आपको एक्सप्लेन किया गया कि एक्चुअली में ये किस अंदाज से एग्जीक्यूट करेगा। सो y = x + 5 है, तो पहले x + 5 होगा और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको y से मल्टीप्लाई किया जाएगा और एट द एंड आपके पास इक्वल टू का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। असाइनमेंट का ऑपरेटर आपके पास एंड पे परफॉर्म होगा। देन एसोसिएटिविटी भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स आ गए हैं सेम नेचर के और उनकी प्रेसिडेंस बिल्कुल सेम है तो आप उनको लेफ़्ट टू राइट कंप्यूट करेंगे, फिर उनकी कोई प्रेसिडेंस इस तरह से नहीं होगी जो कि मल्टीपल ऑपरेटर्स में होती है। ऑलराइट, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो हमारे पास ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो का है। ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो से मुराद ये है कि जब हम अपने किसी वेरिएबल के अंदर
हम वो वैल्यू असाइन कर देते हैं जो उसकी रेंज से ज़्यादा होती है या उसकी रेंज से कम होती है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे पास इंटीजर की एक रेंज है, हम उस रेंज से बड़ी या छोटी वैल्यू अगर स्टोर करेंगे तो फिर क्या होगा। अगर आप किसी भी डेटा टाइप, गिवन डेटा टाइप की रेंज से एक्सीड करेंगे या आप उसकी मिनिमम वैल्यू से छोटी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल दो रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप वैल्यू एक्सीड करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और अगर आप वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे तो आपके पास अंडरफ्लो हो जाएगा। लेट्स से इंटीजर की एक मैक्सिमम रेंज है, अगर आप उससे बड़ी कोई वैल्यू स्टोर करने जाएंगे उसके अंदर तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा और वो उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा। इसी तरह करैक्टर की भी एक मैक्सिमम रेंज है, एक मिनिमम रेंज है। अगर आप उस मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे तो वो उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा। आई थिंक करैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 128 है एज़ पर आस्की जो करैक्टर्स हैं हमारे पास। इसी तरह इंटीजर की भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है, बट अगर आप उस वैल्यू से एक्सीड कर जाएंगे, अगर आप उससे बड़ा डाटा स्टोर करने जाएंगे उसके अंदर, तो वो डाटा उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा और वो उसको ओवरफ्लो कर देगा। सो हमारे पास इंटीजर के मल्टीपल वेरिएंट बुक वाला इस्तेमाल कर रहा है। आपने बेसिक इंटीजर को जहन में रखना है, बट इंट के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, आपने इनसे परेशान नहीं होना। इंट का साइन इंट भी एक वेरिएंट है, अनसाइंड इंट भी एक वेरिएंट है, शॉर्ट भी इंट का ही एक वेरिएंट है, लॉन्ग इंट भी इंट का ही एक वेरिएंट है। तो इन सब की रेंजेस एक्चुअली में डिफरेंट होती हैं हमारे पास, बट यूजली आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप फिलहाल खाली इंट को ही लेके चलते रहें, दैट्स इनफ होगा आपके लिए। सो ये देखिए नीचे एक एग्जांपल में बताया गया है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो अनसाइन इंट की वो ये है, ठीक है, और मिनिमम अनसाइन इंट की जो वैल्यू है वो 0 होती है। यानी माइनस, असल में अनसाइन इंट पॉजिटिव वैल्यूज़ कहते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती हैं। सो अगर आप उन वैल्यूज़ में कुछ और वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे तो वो कैसे फ्लो आपको बिहेव करके दे रहा है। अगर आप इस वैल्यू में एक और ऐड कर देंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा और इसने अब 0 स्टोर किया है, नई वैल्यू स्टोर नहीं की है। और अगर आप इस वैल्यू से डिक्रीज़ करेंगे तो ये अंडरफ्लो हो जाएगा और इसने मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर ली है। सो एक्चुअली इंटीजर क्या करता है, आप इसको ऐसे समझ लें, इंटीजर कुछ इस तरह से काम करता है। सपोज किया मैं कहता हूँ x इंटीजर की मिनिमम रेंज है और y इंटीजर की मैक्सिमम रेंज है, और ये b आपका वेरिएबल है, यानी जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करनी है। सो अगर आप x से कोई छोटी वैल्यू b में स्टोर करेंगे, यानी अगर आप b में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं x-1, यानी छोटी वैल्यू से भी आप एक और -1 करके छोटी वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं, तो एक्चुअली में b में बाय डिफ़ॉल्ट आके y स्टोर हो जाएगा। यानी ये क्या करता है, अगर आप इसके अंडरफ्लो में जाते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर लेता है। इसी तरह सपोज किया अगर आप b में कोशिश करते हैं स्टोर करने की वैल्यू y+1, तो y इसकी मैक्सिमम रेंज है और आप उससे बड़ी एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। डेफिनेटली आप +1 करेंगे तो एक वैल्यू और एडअप हो जाएगी। अब b में क्या स्टोर होगा, b में अब आके x स्टोर हो जाएगा। सो इंटीजर कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं, बट सारी डेटा टाइप्स ऐसे बिहेव नहीं करती हैं। लाइक करैक्टर में अगर आप ओवरफ्लो या अंडरफ्लो करेंगे तो माइट भी एरर आ जाएगा, डबल में अगर आप ओवरफ्लो या अंडरफ्लो करेंगे तो माइट भी एरर आ जाएगा। बट इंटीजर का एरर नहीं आता, बट वो एक रॉन्ग वैल्यू जाके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। आपने कुछ और स्टोर किया होता है बट वो कुछ और होल्ड करके बैठ जाएगा। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपने ख्याल रखना है कि आप एक मैक्सिमम रेंज से कभी बाहर नहीं जाते हैं। अलबत्ता लेट से अगर आपको उस मैक्सिमम रेंज से बाहर जाना होता है तो फिर आप अपनी डेटा टाइप को चेंज कर लेते हैं। अगर आपने इंट की वैल्यू और बढ़ानी है तो बजाय कि आप उसको ओवरफ्लो करें, आप उसके साथ लॉन्ग इंट इस्तेमाल कर लें तो वो और बड़ी वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ये वो सेम वही बिहेवियर डिपिक्ट किया गया यहाँ पे कि ओवरफ्लो में क्या होता है और आपके पास अंडरफ्लो में क्या होता है। आपको इस कॉन्सेप्ट को भी ज़्यादा रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन जनरल पता होना चाहिए कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या होता है। और ये हर किसी का अलग-अलग उसने एक्सप्लेन किया हुआ कि इंटीजर क्या करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू क्या करेगी। आप इन जनरल देख लीजिएगा कि ओवरफ्लो और अंडरफ्लो होता क्या है। सो बाकी आप इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, आई थिंक, विच इज़ डाटा फॉर्मेटिंग, कि आप अपनी आउटपुट को कैसे फॉर्मेट करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे तरीके दिए गए हैं कि आपने आउटपुट को कैसे फॉर्मेट करना है, बट मैं आपको सिंपली लास्ट लेक्चर में एस्केप सीक्वेंसेस बता चुका हूँ। आप फिलहाल सिर्फ उनको इस्तेमाल करें आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए और बाकी आप छोड़ दें। जैसे कि सपोज़ किया कि मैं अभी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए एंडल इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट लेट से मैं एंडल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो लास्ट टाइम हमने एस्केप सीक्वेंसेस की फॉर्म में पढ़े थे।
सो लेट्स से ये मेरा मैसेज है, मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज 2 लाइन पे आ जाए इसके बाद, तो यहाँ पे /n इस्तेमाल करूँगा। तो ये एक स्केप सीक्वेंस है, ये इससे क्या होगा, ये मैसेज 2 लाइन पे चला जाएगा, दिस इज के बाद ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा लाइन ब्रेक आ गया, यहाँ पे मैसेज 2 लाइन पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे आपके पास और भी स्केप सीक्वेंसेस है, /b यूज़ करते हैं फॉर बैक स्पेस, ये वाली स्पेस खत्म कर देगा। अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो लास्ट कैरेक्टर आपका होगा उसको बैक स्पेस करके फिर आगे लिखना स्टार्ट कर देगा। अगर आप ज़्यादा स्पेस देना चाह रहे हैं, अगर आप, तो मल्टीपल स्पेस इस्तेमाल करने से कोई स्पेस नहीं आएगी। ये अगर आप जितनी मर्जी ज़्यादा स्पेस इस्तेमाल कर लें, ये सारी स्पेसिस को एक ही स्पेस कंसीडर करेगा। जैसे कि देखें, मैंने दिस इज़ और माय मैसेज में बहुत स्पेस दे दी है, बट इससे मेरे मैसेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं सॉरी, आ गया है। ओके, ऑलराइट, गुड। अगर ये इसको ऐसे ट्रीट कर रहा है, बट यूजली हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर हमने मल्टीपल स्पेसिस एक साथ देनी होती है, दैट्स गुड अगर इसने खुद से ऐसे कंसिडर कर लिया है। बट एक ईजीएस्ट तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे /t इस्तेमाल कर लेते हैं। /t से क्या होता है, वो आपके पास टैब स्पेसिस खुद ब खुद आ जाती हैं और आपको मल्टीपल स्पेसिस ये देखें, तो उसने फिर वो स्पेस यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया। तो ये भी एक तरह का स्केप सीक्वेंस है। तो ये कुछ स्केप सीक्वेंसेस की लिस्ट है प्रीवियस चैप्टर के अंदर, आप उनको पढ़ लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे एंडल हम देख चुके हैं, और बाकी फ़िलहाल इन चीज़ों को आप छोड़ दें, जो नीचे वाले मैनिपुलेटर्स हैं इनकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। अभी हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे, अपनी स्टेटमेंट्स लिखने के ऊपर फोकस करेंगे, या आउटपुट फॉर्मेटिंग हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे फ़िलहाल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हमारे पास जब एक्सप्रेशन बनाने आ गए हैं हमें, अब हम आगे स्टेटमेंट्स पे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में स्टेटमेंट्स हमारी पूरे प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और एक स्टेटमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एक्सप्रेशंस होते हैं, और एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स होते हैं। और आज हमने एक तरह के ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं जिनको हम इन शॉर्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं। उसके साथ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को पढ़ा है। आगे जाके हम देखेंगे कुछ और भी ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो ये आपने 3.5 के जो जितना भी कंटेंट है आपने इसको कवर कर लेना है, और इसी चैप्टर के एंड पे आप इसकी एक्सरसाइज को भी देख लीजिएगा। जो प्रीवियस टॉपिक से रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लाजमी कवर कर लीजिएगा। स्टेटमेंट वाली चीज़ें भी छोड़ दीजिएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। सो यस, देखिए आपको बताया गया कि आपने इंटीजर एक्सप्रेशन है और आपने इनके अंदर एरर फाइंड करना है। आपने, मैं आपको टिक करके देता हूँ जो आपने करने हैं। ये आप ये कर लेंगे, आपने इस एक्सप्रेशन का आंसर कंप्यूट करना है। ये प्रॉब्लम नंबर 5 कर लेंगे आप, 6 करेंगे आप, 7 करेंगे आप। इसमें आपको वेरिएबल्स में वैल्यू दिखाई गई हैं और फिर आपके सामने एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन का आंसर आपने कैलकुलेट करना है। 8 करेंगे आप, 9 करेंगे आप, 10, 11। ये देखें कैरेक्टर के साथ माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे पहले टाइप कन्वर्जन होगी। ए को उसकी आस्की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर -2 किया जाएगा। बी को आस्की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर 3। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल राइट एक्सप्रेशन है, ये कोई एरर नहीं है। यानी आप ऐसा कर सकते हैं, लेट्स से कि अगर मेरे पास एक कैरेक्टर CH है और उसमें मैंने एक वैल्यू A स्टोर की हुई है, और मैं int ऑफ B इज इक्वल टू करता हूँ कैरेक्टर -10। सो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो मैं A में से -10 करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट यस प्रोग्रामिंग में ये पॉसिबल है। सो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हर कैरेक्टर के पीछे एक उसकी एक आस्की वैल्यू एक नंबर होता है। सो यहाँ पे क्या किया जाएगा, टाइप कास्टिंग की जाएगी। इस कैरेक्टर को यहाँ पे खुद ब खुद ये न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। ये बेसिकली मैं इसको आपको यहाँ पे ये चीज़ होगी ऑटोमेटिकली, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इस तरह से चलेगा। सो A की जो आस्की वैल्यू है वो 65 है, कैपिटल A की, उसमें से 10 को माइनस किया जाएगा और B में स्टोर कर दिया जाएगा। अगर आप ये सारा काम नहीं भी करेंगे तब भी ये खुद ब खुद हो जाएगा, बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन आपके कोई एरर नहीं है कि आप सोचेंगे A में से 2 कैसे माइनस हो सकता है या B में से 3.2 कैसे माइनस हो सकते हैं। तो आपने तो आजकल मैथ का प्लस माइनस पढ़ा है, तो अल्फ़ाबेट्स में कैसे प्लस माइनस आ गया। तो अल्फ़ाबेट्स को भी अगर ये कैरेक्टर फॉर्म में है तो आप इनको एज ए नंबर ट्रीट कर सकते हैं इनकी आस्की वैल्यू के साथ।
आप इनकी आस्क की वैल्यू जाके देख लीजिएगा, ये कैपिटल ए की 65 है, बी की 66 है, डी की 67 होगी, सी की 66 होगी, तो इस तरह करके हैं ये आपकी आस्क की वैल्यूज़। सो यस, ये भी कर लेंगे आप, 13 भी कर लेंगे आप। ये इनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे कंप्यूट करना है आपने इसको भी देखना है। 15 भी करेंगे आप। ये आपने चेक करना है कि वेरिएबल करेक्टली डिक्लेयर हैं या नहीं है। 16 करेंगे आप, 17 करेंगे आप, 18 करेंगे, यस 19 भी करेंगे आप। सो 20 आपने करना है, आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यू स्टोर करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, बट आपने करना इनको टर्बो में है। आप यहाँ पे सॉल्व करें, अपने सोल्यूशन को सेव करते जाएं। इससे आपको आपकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएंगी, आपको पता चलेगा कि आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक्सप्रेशन कैसे बनाना है आपने, और यही चीज़ें आगे आपकी इम्प्रूव होती जाएंगी। 22 करेंगे आप, 23 करेंगे आप। करना कुछ भी नहीं है आपने, जस्ट ये कुछ कहीं पे आउटपुट है और कहीं पे सिंपल वेरिएबल्स हैं आपके पास। दैट्स इट। फिलहाल आप इतना कर लेंगे। यहाँ पे 24 तक आपने इन प्रॉब्लम्स को लाजमी कर लेना है, और आगे कुछ और भी हाइलाइट्स हैं। सिंपल से प्रोग्राम है, ये वो प्रॉब्लम्स हैं और ये आपके प्रोग्राम हैं। इनमें आपने 4-1 करेंगे फिलहाल आप, 5 कर लेंगे। इससे आगे वाले हम नेक्स्ट फिर देख लेंगे। तो ऊपर वाले प्रॉब्लम और ये 2 प्रोग्राम आप अटेम्प्ट कर लेंगे इस चैप्टर में से, और ये स्टेटमेंट से पहले तक आपने पढ़ लेना है। सो स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।